इस दिल्ली को हुआ क्या है, हर तरफ धुआं ही धुआं है। ये आप देख सकते हैं दिल्ली की दो तस्वीरें, एक तरफ पूरी तरह से साफ एंड क्रिस्टल क्लियर है तो दूसरी तरफ धुआं ही धुआं है। तो जानेंगे क्यों है दिल्ली की ऐसी हालत, प्रदूषण लेवल इतना क्यों बढ़ गया है। नमस्कार साथियों, मैं तारा पढ़ाकू A to Z में आपका स्वागत है। आज फिर एक करंट अफेयर्स के टॉपिक को लेकर मैं हाजिर हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानेंगे दिल्ली में एयर पोल्यूशन का लेवल इतना क्यों बढ़ गया है, इसके पीछे क्या मुख्य कारण है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। जैसा कि एक ये न्यूज की कटिंग है, If you can afford it, leave Delhi 6 to 8 weeks. Top pulmonologist as thick pollution haze hangs over city. अब इसके पीछे के क्या क्या कारण है वो भी जानेंगे और कितनी इतनी स्थिति जो है क्यों बदतर होते जा रही है दिन ब दिन। दिल्ली एयर पोल्यूशन जो है AQI hit 727 as stubble fires, stagnant winds choke the capital. अब यहाँ पे देखिए बूढ़े और बच्चों को यह एयर पोल्यूशन कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट कर रहा है। अभी यहाँ पे स्पाइक इन OPD केसेस, मतलब OPD में ज़्यादातर पेशेंट अभी एडमिट हो रहे हैं। कॉमन सिम्टम्स क्या है, ब्रेथलेसनेस है, कफ होना है, चेस्ट कंजेशन है, सोर थ्रोट हो रहा है, आई इरिटेशन हो रहा है, नाइट टाइम में ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन कुछ ज़्यादा ही है। Who is getting affected mostly? तो mostly patient with asthma, COPD and allergies, but rising trend in first time cases among young adults and office goers. मतलब पहले तो बूढ़े बच्चों को ज़्यादा होता था और इस बार जो है आंकड़ा कुछ अलग ही बता रहा है। ये यंग एडल्ट को भी हो रहा है और ऑफिस जो जा रहे हैं डेली इस पोल्यूशन में उन्हें भी ज़्यादा यह इफेक्ट कर रहा है। हॉस्पिटलाइजेशन एंड ICU एडमिशन ज़्यादा हो रहे हैं, पोस्ट वायरल एंड मिक्स्ड इन्फेक्शन राइजिंग हो रहा है, चिल्ड्रन एंड एल्डरली हिट हार्डेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन ड्यूरेशन ऑफ स्पाइक। जैसा कि कुछ दिन पहले ही आर्टिफिशियल रेन किया गया पोल्यूशन कंट्रोल पाने के लिए, लेकिन उसका भी कुछ हमें परिणाम नहीं मिला। आर्टिफिशियल रेन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है क्लाउड सीडिंग के बारे में, उसे भी आप जरूर देखिएगा, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जानना चाहिए क्या है क्लाउड सीडिंग, क्या है आर्टिफिशियल रेनिंग। हमारी UPSC और स्टेट PCS के एग्जाम में ये कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए आगे चलते हैं। मैंने बहुत सारे ट्वीट्स भी देखे, उसमें से एक ट्वीट मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई एक सर थे, उन्होंने ये ट्वीट डाला था कि दिल्ली में रहते हैं कि कुत्तों को शेल्टर में भेजने के लिए प्रोटेस्ट के लिए उतर आते हैं, लेकिन अभी खुद के बाल बच्चे मर रहे हैं तो कंबल में घुस गए। तो मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, ये सच भी है कि आप अपने फ्यूचर के लिए सामने आए और इसके लिए प्रोटेस्ट भी करें। अब हम देखेंगे कि ये 5 ईयर में अभी तक का सबसे हाईएस्ट पोल्यूशन लेवल पहुंच चुका है। 2021 में पोस्ट दीपावली, क्योंकि फायर क्रैकर्स जो जलाते हैं उसके बाद पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा रहता है, तो 2021 में ये 454.5 था, 22 में 308.1 था, 23 में 319.7 था, 2024 में 317.8 था। अब 2025 में ये आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा आगे जा चुका है, जो कि है 488.7, जो कि बहुत ज़्यादा ही हाई है। हम ये भी चर्चा करेंगे ये हाई किसके मुताबिक है, WHO के मुताबिक है या फिर कोई और बात है। तो ये भी हम देखेंगे कि ये आंकड़ा क्या बताता है। अभी देखिए ये तो 488 पॉइंट क्रॉस कर चुका है, जिससे बच्चे कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट हो रहे हैं। एक डॉक्टर हैं गोपी चंद खिलनानी, उन्होंने ये बताया है, ये बहुत बड़े पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बोला है, दोज हु हैव द अपॉर्चुनिटी एंड एबिलिटी टू गो अब्रॉड और टू लेस पॉल्यूटेड प्लेसेस, आई वेरी सेफली एडवाइज देम टू लीव दिल्ली फॉर 6 to 8 weeks फ्रॉम नाउ। अब ये भी बता रहे हैं कि आपको दिल्ली जल्द से जल्द छोड़नी चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन हो गया है? चार्ट की कैपिटल जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, उसके बाद आता है हमारा प्यारा भारत, जिसमें न्यू दिल्ली जो है सेकेंड नंबर पे है विश्व में मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटीज़ में। तो बहुत अच्छी बात है ये हमारे लिए। इसका कंट्रोल तो हम लोग कर नहीं सकते, तो हम यही लिस्ट में अपना नाम देखते रहेंगे। खैर, अब यहाँ पे भी ये आंकड़े आप देख सकते हैं, भारत की रैंक क्या है यहाँ पे, हमें ये सोचना चाहिए। अब मैं कुछ डिटेल्स बताने जा रही हूँ जो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है। जैसा कि जनवरी 2025 में सेंटर फॉर रिसर्च और एनर्जी एंड क्लीन एयर के रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का मासिक औसत PM 2.5 लगभग 165 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब रहा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि PM 2.5 और PM 10 क्या होता है, तब आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। पहले मैं PM 10 के बारे में बात करती हूँ। ये इसका जो डायमीटर होता है ये 10 माइक्रोमीटर होता है या इससे थोड़ा कम ही होता है। ये कहाँ से जनरेट होता है? तो सड़क की धूल, निर्माण कार्य से, वाहन के टायरों और ब्रेक की घिसावट से,
खेत खलिहान की धूल से, औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल वेस्ट रहते हैं उससे। इसका क्या इफेक्ट होता है हमारे ऊपर? यह नाक और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंस सकता है, जिससे छींक, खांसी, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस जैसी दिक्कतें पैदा होती है। ये था PM10, पार्टिकुलेट मैटर 10 था। अब हम बात करेंगे PM2.5 की, जिसे हम फाइन पार्टिकुलेट मैटर भी बोलते हैं। इसका आकार 2.5 माइक्रोमीटर होता है, यानी PM10 से लगभग 4 गुना छोटा होता है ये। इसका सोर्स क्या है? ये कहाँ से जनरेट होता है? तो ये डीजल पेट्रोल वाहनों के धुएं से होता है, कोयला आधारित बिजली घर से होता है, पराली जलाने से होता है, घरों में लकड़ी कोयला जलाना इससे भी होता है, और औद्योगिक धुआं जो इंडस्ट्रियल स्मोक रहता है उससे भी होता है। इसका प्रभाव क्या होता है? यह इतना छोटा होता है कि फेफड़े के गहरे हिस्से और रक्त प्रवाह में आसानी से पहुंचता है। हृदय रोग, फेफड़ों का कैंसर, स्ट्रोक, अस्थमा आदि गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। WHO के अनुसार यह सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक है। ध्यान रखिएगा, PM2.5 सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक है। अब देखिए भारत क्या बोलता है। तो भारत में 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है और PM2.5 की 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। और WHO के अनुसार 2021 की गाइडलाइंस जो आई है उनके अनुसार 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब और 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब PM2.5 की। दिल्ली जैसे शहरों में PM2.5 का स्तर जो है अक्सर 100 से 200 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तक पहुंच जाता है, यानी WHO सीमा से 20 से 40 गुना ज़्यादा। अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली किस लेवल तक पहुंच चुका है। PM2.5 इतना छोटा होता है, इसीलिए यह ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह शरीर के अंदर की गहराई तक जाता है। यह हमारे लंग में इस तरह बैठता है, हमें पता तक नहीं चलता और धीरे धीरे हमारे लंग्स को खराब करता है। तो अब तो आप समझ गए PM10 और PM2.5 क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे तो दिल्ली में औसत PM2.5 लगभग 165 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब रहा है, जबकि इसे 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब रहना चाहिए। सर्दियों में 1 अक्टूबर 2024 से 28 फरवरी 2025 के दौरान दिल्ली में औसत PM2.5 लगभग 159 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब रहा। पहली 5 महीनों जनवरी टू मई में दिल्ली का औसत AQI लगभग 214 रहा, जो कि वर्ष 2024 के समान अवधि के औसत 231 से बेहतर है। इस अवधि में PM2.5 औसत 95 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब रहा, जबकि 2024 में यह 111 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब था। अब स्वास्थ्य प्रभाव इससे क्या होता है? तो दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की वजह से जीवन आशा लगभग 8.2 वर्ष तक कम हो रही है लोगों की। हर साल जो वो सांस ले रहे हैं उससे उनकी उम्र जो है 8.2 वर्ष तक कम हो रही है। हालांकि अक्टूबर 2025 में IQAR डेटा के अनुसार दिल्ली विश्व के सबसे प्रदूषित प्रमुख शहरों में शामिल हुआ है। अब इसकी क्या प्रवृत्तियां हैं? तो सर्दियों में स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, जैसा कि अभी सर्दी आने वाली है तो दिल्ली में फिर से पोल्यूशन लेवल वेरी हाई है। मौसम एवं अवधिगत सुधार, जैसा कि अभी बारिश नहीं हुआ दिल्ली में, जिससे पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो हम लोगों ने क्लाउड सीडिंग किया, जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन कुछ तो सुधार हुआ। तो जुलाई 2025 में दिल्ली ने पिछले दशक में सबसे स्वच्छ माह रिकॉर्ड किया था। औसत AQI जो थी लगभग 79 थी। दीर्घकालीन लक्ष्य के मुकाबले जो रीच करना चाहते हैं अपने गोल को, वो बहुत ही धीमी है। मानदंडों का उल्लंघन भी हो रहा है दिल्ली में। जैसे दिल्ली ने वर्ष 2025 के बीच में WHO के वार्षिक PM2.5 गाइडलाइन 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब और भारत की NAAQS जो है उससे 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक स्तर छू लिया था, जबकि हमारा स्तर बहुत कम है, लेकिन हमने उसे ज़्यादा टच किया। तो हम इसमें भी बहुत धीमी रफ्तार से चल रहे हैं। और ये है हमारी दिल्ली, जो पोल्यूशन से पूरी तरह कवर है। हम राष्ट्रपति भवन को भी नहीं देख पा रहे हैं। एक और कंसल्टेंट है डॉक्टर AS संध्या, उनका भी कहना है कि when the AQI crosses 400, our OPD fills with patients, not just the elderly or non-asthmatics, but young children and healthy adults all struggling to breathe। तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ब्रीदिंग का है, मतलब ये लोग सांस ही नहीं ले पा रहे, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन लेवल हाई है। तो वो पल्मोनोलॉजिस्ट ने भी यही कहा कि अगर पॉसिबल है तो आप दिल्ली कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। इनका भी कहना है
कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है वो कुछ ज़्यादा ही हाई है, तो आप इससे थोड़ा सतर्क रहिए। हेल्थ इफेक्ट क्या हो रहे हैं? शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी है। शॉर्ट टर्म में यही है कि एक्सकर्वेशन ऑफ एस्थमा, कफ, वीजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। बट अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो स्ट्रोक आ सकते हैं, लंग कैंसर हो सकता है, रेस्पिरेटरी कंडीशंस पूरी तरह से खराब हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकते हैं एंड रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसा कि अभी हम जान चुके हैं 8.2 वर्ष तक हम लोग मतलब जो दिल्ली में रह रहे हैं उनकी उम्र कम हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वहाँ पे। अब इसके मॉनिटरिंग पैरामीटर क्या है, कैसे हम प्रदूषण को मापते हैं? तो पहला तो यही है PM 2.5 जो कि सबसे खतरनाक है, फिर है PM 10, फिर है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन जिसे हम O3 भी बोलते हैं, अमोनिया, बेंजीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सारे गैसेज जो हैं जो मतलब प्रदूषण का पैरामीटर हम इनसे मापते हैं। PM 10 एंड PM 2.5 जो है कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करती है, मतलब किससे ये ज़्यादा रिलीज होती है? तो PM 10 जो है सबसे ज़्यादा रिलीज व्हीकल से होती है, बायोमास बर्निंग से होती है और रोड डस्ट से होती है। और PM 2.5 जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ये सबसे ज़्यादा बायोमास बर्निंग जो कि पराली जलाते हैं पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में, उससे ज़्यादा होती है, फिर व्हीकल से होती है, फिर सॉलिड वेस्ट बर्निंग से होती है। ये तो हम पहले ही जान चुके हैं कि दिल्ली के AQI है जो 488 क्रॉस कर चुकी है। तो इनके अनुसार अगर AQI 201 से 300 के बीच है तो ठीक है, पुअर AQI है। अगर 301 से 400 है तो वेरी पुअर, मतलब हवा में जहर है। सीवियर अगर देखें तो 401 से 450 के बीच है। और स्टेज 4 जो सीवियर प्लस है, जो अभी चल रहा है, वो AQI 450 है सीवियर में, लेकिन यहाँ पे तो 450 भी क्रॉस कर चुका है, 488 लगभग टच हो चुका है। तो यहाँ हवा में जहर नहीं, हवा ही जहर है, तो आप जहर अपने अंदर ले रहे हैं। यहाँ कुछ पॉलिसी मेजर्स हैं जो कि सरकार द्वारा बनाए गए हैं, कैसे इसे कंट्रोल करना है, कैसे इसका आंकड़ा जो पार हो रहा है उसे कैसे कमी लानी है। तो इसके कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP जो 2019 में शुरू हुआ। इसका लक्ष्य था 2026 तक 2017 के स्तर की तुलना में PM 2.5 और PM 10 में 40% तक कमी लाना, जो कि हुआ नहीं है। 131 शहरों को नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित किया गया है। इसके तहत निरंतर मॉनिटरिंग, हर शहर का एयर एक्शन प्लान और लोकल प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है। दूसरा है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, दिल्ली NCR में लागू हुआ है। तो AQI के स्तर के अनुसार चरणबद्ध कदम है। अगर आपका जो दिल्ली का 201 से 300 के बीच में अगर AQI है तो निर्माल, धूल नियंत्रण, सड़कों की सफाई होगी। अगर 301 से 400 है तो जनरेटर बंद कर दीजिए, पार्किंग शुल्क बढ़ा दीजिए जिससे आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। सीवियर जो है 401 से 450 के बीच में, तो अभी जैसा है अभी दिल्ली में सारे स्कूल ऑफिसेज बंद हो चुके हैं, तो अभी यही कंडीशन है, स्कूल बंद हो चुके हैं, ट्रकों की एंट्री रोक दी जाती है अभी तो। और अगर सीवियर प्लस है 450 है, 450 प्लस है तो निर्माण कार्य पूर्णतः रोक दिया जाता है और वाहन सीमित कर दिया जाता है। तो अभी दिल्ली की कंडीशन ये है कि स्कूल भी बंद है, ऑफिस भी बंद है, निर्माण कार्य तो पूरी तरह बंद है और व्हीकल पे भी कंट्रोल किया गया है। तीसरा है राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा नीति, मतलब क्लीन एनर्जी पॉलिसी। इसमें क्या है, थर्मल पावर प्लांट में उत्सर्जन मानक सख्त किए गए। इससे क्या है कि जो थर्मल पावर प्लांट है उससे जो स्मोक निकलता है उसको लिमिट कर दिया गया है कि आप इससे ज़्यादा स्मोक नहीं जनरेट कर सकते। नवीकरणीय ऊर्जा पे ज़्यादा जोर दिया गया है का हिस्सा बढ़ाना, ताकि कोयले पर निर्भरता कम हो। अब क्या है, थोड़ा टेक्नोलॉजिकल भी देख लेते हैं। तो पहला है स्मोक टावर एवं एयर प्यूरिफायर। तो दिल्ली में कनॉट प्लेस व आनंद विहार में स्थापित सीमित क्षेत्रीय प्रभाव है, लेकिन जागरूकता बढ़ाना है। अभी इलेक्ट्रिक वाहन का यूज कीजिए। ईवी नीति जो 2020 में लाई गई है, दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक नए वाहनों में 25% तक ईवी का हिस्सा होगा और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी से होना है। स्वच्छ निर्माण तकनीक, एंटी स्मोक गन्स, डस्ट बैरियर्स, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग जैसे तकनीकों का प्रयोग किया जाए। रियल टाइम एयर मॉनिटरिंग सिस्टम CPCB जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और DPCC द्वारा सेंसर नेटवर्क व मोबाइल मॉनिटरिंग यूनिट्स की संख्या बढ़ाई जानी है। कृषि एवं पराली नियंत्रण उपाय। दिल्ली में जो ज़्यादा पोल्यूशन है वो पराली जलाने पे ही होता है, ऐसा कहते हैं, लेकिन इस साल तो पराली भी बहुत कम जलाई गई है, फिर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत हाई लेवल पे है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप पराली जलाने पर भी रोक लगाइए।
जैसे विकल्प इसके क्या है, कैसे किसान जो है पराली नहीं जलाए, क्योंकि उन्हें दूसरी खेती भी करनी होती है। तो इसके लिए उनका कहना है कि हैप्पी सीडर, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, बायो डिकम्पोजर का यूज कीजिए, किसानों को मुआवजा दीजिए मशीनरी खरीदने के लिए जिससे उन्हें सब्सिडी मिल सके। तो इससे क्या होगा कि वो लोग पराली कम जलाएंगे। फिर ये भी कर सकते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलें जैसे मक्का, दाल, ये सभी को बढ़ावा देना जिससे पराली कम से कम जलाया जा सके। अब कुछ नगरीय प्रबंधन, अर्बन एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में भी थोड़ा जागरूकता फैलाने से एयर पोल्यूशन कम किया जा सकता है। जैसे सार्वजनिक परिवहन का विस्तार, जैसे मेट्रो, ई बस और साइकिल ट्रैक का विस्तार। जो लोग पर्सनल व्हीकल लेके चलते हैं उनकी जगह अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो यूज करें, ई बस यूज करें तो एयर पोल्यूशन थोड़ा तो कंट्रोल होगा ही। वाहनों की स्क्रैपिंग नीति, पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को तुरंत हटाया जाना चाहिए। ऑड इवन स्कीम जो सालों से चली आ रही है दिल्ली में, ट्रैफिक घटाने के लिए ये समय समय पर लागू भी होता है। ग्रीन बफर जोन, मुख्य सड़कों व औद्योगिक क्षेत्रों में वृक्षारोपण अधिक से अधिक किया जाए जिससे एयर पोल्यूशन दिल्ली का थोड़ा तो कम ही होगा। सामाजिक व व्यवहारिक उपाय, सोशल एंड बिहेवियरल मेजर्स क्या हो सकते हैं? जन जागरूकता, लोगों को यह सिखाना कि खुले में कचरा न जलाएं, वाहन साझेदारी अपनाएं। स्कूल स्तरीय पर्यावरण शिक्षा, छोटे स्तर से पर्यावरणीय जिम्मेदारी विकसित करना होगा। सिविक भागीदारी जैसे RWAS, NGOs और नागरिक निगरानी समूहों में सक्रिय बनना। दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? ये सब तो थे छोटे छोटे उपाय जो लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, पर्सनल व्हीकल कम से कम यूज करें, मेट्रो, अपने ई बस, ये सभी चीज़ों को ज़्यादा उपयोग करें जिससे पोल्यूशन कम होगा। अब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है? आज हम 2 दिनों के लिए ये तो कम उपयोग करेंगे लेकिन फिर कल हम उसी स्टेज पे आ जाएंगे, हाँ चलो अभी पोल्यूशन तो कम है, यूज करते हैं। नहीं, ये हमें लॉन्ग टर्म में सोचना होगा, तो उसके लिए भी कुछ रणनीति होनी चाहिए। तो पहला है एकीकृत क्षेत्रीय नीति, रीजनल कोऑर्डिनेशन। अब जो आपके जो बॉर्डर स्टेट हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ऐसे राज्यों से आप मतलब कोऑर्डिनेट कीजिए कि कैसे इसको कम, जो आप पराली जला रहे हो उसको ना जलाएं। सरकार से थोड़ा कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि इन सब चीज़ों को कम करके हम दिल्ली का पोल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इंडस्ट्री को कैसे थोड़े अंदर की तरफ ले जाएं, रूरल एरिया में ले जाएं, जिससे क्या होगा कि पूरी तरह एक बैलेंस एटमॉस्फेयर बनेगा। शहरी नियोजन, अर्बन प्लानिंग जो हो रही है उसको भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। जैसे ग्रीन स्पेसेस बनाइए। आप अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही कर रहे हो, फ्लैट पे फ्लैट बना रहे हो, लेकिन उसके लिए कोई ग्रीनरी नहीं है, कोई इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है जिससे जितने लोग वहाँ रह रहे हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाए। आप ये भी कोशिश कीजिए कि अगर कोई अपार्टमेंट बन रहा है या कोई ऐसी बिल्डिंग खड़ी हो रही है तो उसके चारों तरफ उतना पेड़ पौधे भी लगाने जरूरी हो। इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन सिंक है वो ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा हमारे लिए। कम ट्रैफिक घनत्व होगा वाले क्षेत्र को विकसित करना। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज मिशन, शहरों को कार्बन न्यूट्रल और जलवायु अनुकूल बनाने के प्रयास। तो पहला तो हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, इससे कार्बन सिंक बहुत ज़्यादा होगा जिससे एयर पोल्यूशन में काफ़ी कंट्रोल होगा और वर्षा भी अच्छी खासी होगी, तो पोल्यूशन से हमें थोड़ा छुटकारा तो मिल सकता है। तो ऐसे करके हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों से कंट्रोल पा सकते हैं जिससे दिल्ली का एयर पोल्यूशन कंट्रोल हो पाए। आपकी इस पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।